Hello everyone, I welcome you all to the YouTube channel Bharat and Beyond. Friends, today we are going to discuss about Lok Sabha elections 2024. आज इस वीडियो में हम इस 2024 के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे और ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए कितना, क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड बहुत से फैक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे फिगर्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके, इलेक्टोरल प्रोसेस को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके, बहुत कुछ है। तो फर्दर वीडियोस के पार्ट्स में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एज यू नो, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो उसके चुनावी प्रक्रिया को लेके फैक्ट्स उतने ही ज़्यादा होंगे, फिगर्स उतने ही ज़्यादा होंगे, नंबर्स उतने ही ज़्यादा होंगे। तो उन सबको हम देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे उसका, जो कि फर्दर हमें इलेक्शन प्रोसेस को ओवरऑल समझने में काफ़ी मदद और आसानी मिलेगी। ठीक है, तो आप ये लोगो देख सकते हैं, इलेक्शन 2024, और यहाँ पे एनडीए वर्सेस इंडिया, मोदी जी एंड खड़गे साहब हैं। इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, हर्षवर्धन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द इलेक्शंस इन इंडिया। इलेक्शंस इन इंडिया दिस ईयर, मतलब 2024 की बात की जा रही है। दिस ईयर इंडिया इज गोइंग टू वोट फॉर द 18th लोकसभा इलेक्शंस। ये कौन सा टर्म है? ये 18th टर्म है। 18th टर्म का मतलब कि जब पहली बार 1951-52 में इलेक्शंस हुए होंगे, 1951-52 में, फरवरी 52 में इलेक्शंस कंक्लूड किए गए थे, सबसे पहले इलेक्शंस, तो ये पहला टर्म होगा। और इस बार जो अभी इलेक्शंस होने जा रहा है 2024 का, ये 18वां इलेक्शन, 18वां टर्म है, ठीक है, ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस। द इलेक्शन विल अकर इन 7 फेजेस। 7 फेज में, 7 चरणों में ये इलेक्शन होगा। 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी और ये इलेक्शन एंड हो रहा है, वोटिंग प्रोसेस एंड हो रहा है 1 जून को। वोटिंग प्रोसेस एंड हो रहा है 1 जून को, और रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे 4 जून को। मतलब 4 जून को काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उस दिन या उसके मतलब काउंटिंग चलते चलते 4 जून तक ये फैसला हो जाएगा कि भैया किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन सरकार बनाने जा रहा है, दिल्ली पे कौन बैठेगा। बहुत से फैक्ट्स इसमें देखिए, इंटरेस्टिंग लगेगा, देखते रहते हैं। इन दिस ईयर लोकसभा इलेक्शंस देयर आर टोटल 543 सीट्स। लोकसभा के 543 सीटें हैं। आउट ऑफ इट 412 सीट जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 47 जो है एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं, जनजाति के लिए, और 84 सीट 84 आर फॉर एससी कैंडिडेट्स। बात समझ रहे हैं? ये फिगर्स हैं। आज के वीडियोस में ज़्यादातर हम फिगर्स पे ही ध्यान देंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स आने वाले हैं। दिस विल बी द लार्जेस्ट एवर इलेक्शन इन द हिस्ट्री। लार्जेस्ट एवर इलेक्शन इन द हिस्ट्री। लार्जेस्ट एवर इन कहने का मतलब क्या है? प्रोसेस को लेके, एक्सपेंडिचर को लेके, और जितने पर्सनल इन्वॉल्व होंगे उसको लेके, ये लार्जेस्ट इलेक्शन होगा इंडियन हिस्ट्री का, जो कि 2019 के इलेक्शन को भी सरपास करेगा। 2019 का इलेक्शन अब तक का लार्जेस्ट हो रहा था, लेकिन अब ये जो 2024 का 18 टर्म का इलेक्शन होगा वो लार्जेस्ट होगा, जो कि 44 दिन में कंक्लूड किया जाएगा। और 1951-52 का जो जनरल इलेक्शन था वो सबसे ज़्यादा दिन में कंक्लूड किया गया था, उसमें काफ़ी दिन लगे थे। इसमें 44 दिन लगे थे, इसमें और भी ज़्यादा दिन लगे थे। अप्रोक्सीमेटली 970 मिलियन, 97 करोड़ इंडिविजुअल्स आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1.44 बिलियन, 144 करोड़ लोगों में से इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब इस इलेक्शन में वोट करने के लिए एलिजिबल है 970 मिलियन, 97 करोड़ लोग। इतनी पॉपुलेशन तो कई यूरोप की कंट्रीज को आप एक साथ क्लब कर देंगे तो भी इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी जितने पॉपुलेशन इंडिया में वोट करने को रेडी है। और आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 1.44 बिलियन, 144 करोड़ लोगों में से, ठीक है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस इन द स्टेट ऑफ, हाँ ये है कि इस बार जो ये जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, इनके साथ कुछ स्टेट्स के भी इलेक्शन साथ साइड बाय साइड होंगे। कुछ स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं, उनके राज्य के भी जो चुनाव हैं, कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में एंड सिक्किम में। बात ठीक है। और ये जो साइड बाय साइड हम इलेक्शंस ये देख रहे हैं, जो कि जो जनरल इलेक्शंस हैं, उनके साइड बाय साइड स्टेट इलेक्शन, इस पे चर्चा चल रही है। आपको ध्यान देना होगा, करेंटली हमेशा अक्सर इस पे जो है कि कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई फैक्ट्स और कोई ना कोई ओपिनियन सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से और पब्लिक डोमेन की तरफ से आता रहता है। वन नेशन, सॉरी, हाँ, कोई ना कोई व्यूज़ आते रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन,
मतलब कि इसमें ये क्या कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का, कि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, और स्टेट्स में जो हर 5 साल में इलेक्शन हो, उनको एक साथ क्लब कर दिया जाए। मतलब कि सेम जो टेन्योर हो, जैसे 44 दिन का इलेक्शन ये होने जा रहा है 2024 का, तो इसी के साथ साथ सारी स्टेट्स के भी इलेक्शन हो, ताकि ये डबल खर्चा होना बार बार हर 6 महीने पे कोई ना कुछ स्टेट्स चुनाव में लगे रहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, डेवलपमेंट वर्क्स रुक जाते हैं। तो इस ये अभी डिबेट चल रही है, अभी फिलहाल तो ये काफ़ी जो है कि स्टार्टिंग फेज में है, इस पर चर्चाएं हो रही हैं, कमिटीज़ वगैरह भी बन रही हैं, रिपोर्ट्स भी इसमें अभी जो है कि पेश की गई है। तो इस पर नज़र बनाएंगे, इस पर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग कि वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हाँ, और जो साइड बाय साइड जो ये जो स्टेट्स के इलेक्शन होने आ रहे हैं, उनके साथ साथ 35 सीटों पे जो है बाई इलेक्शंस भी होंगे 16 स्टेट्स में। बाई इलेक्शंस, मान लीजिए कोई कैंडिडेट उस किसी सीट पे पहले रहा हो, अब वो जो है कि मान लीजिए किसी कारणवश या तो सीट छोड़ दी हो, पार्टी लग गया हो, या फिर ऐसी कोई कैजुअलिटी हो गई हो, तो उस पे जो वैकेंट सीट होती हैं उन पे बाई इलेक्शंस होंगे साइड बाय साइड। द टेन्योर ऑफ द 17th लोकसभा शेड्यूल टू एंड ऑन 16 जून 2014। 16 जून 2014 को जो 17th लोकसभा है, जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, जो 2019 में चुनी गई थी, उसका टर्म एंड हो जाएगा 16 जून को। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है, हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, को संविधान इस चुनाव को लेकर क्या कहता है। आर्टिकल 83 अनुच्छेद 83 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स इलेक्शन टू द लोकसभा टू बी हेल्ड वंस एवरी 5 ईयर। मतलब कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हर 5 साल में, आर्टिकल 83 ये कह रहा है कि हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होना ही चाहिए। ये वर्ड लोकसभा देखिए मेंशन है। ऑल 543 इलेक्टेड एमपीज आर इलेक्टेड फ्रॉम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज यूजिंग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग। अब आप ये सोचेंगे सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, डबल मेंबर ट्रिपल मेंबर कहाँ होते हैं, हमेशा सिंगल मेंबर से ही तो होते हैं। नहीं, 1960 तक क्या था कि 1960 में ये सिस्टम को जो है कि हम लोगों ने खत्म किया था। उसके पहले क्या होता था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मान लीजिए कोई एक जनरल कैंडिडेट, एक शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट, या एक जो है कि एसटी कैंडिडेट, ऐसे करके कैंडिडेट्स खड़े होते थे, और ऐसे कैंडिडेट्स जीतते थे। उसको जब हम अगली वीडियो में या किसी नेक्स्ट वीडियो में जब हम फर्स्ट जनरल इलेक्शंस की चर्चा करेंगे, तब उसमें देखेंगे कि उस समय के इलेक्शंस किस तरह से होते थे, क्या प्रोसेस होता था, ये सिंगल मेंबर, डबल मेंबर, ट्रिपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती थी, उस समय हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल क्या सिस्टम है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही आदमी जीतेगा। ठीक है, अलग अलग पार्टीज, भाई बहुत सी पार्टीज हैं, सारी पार्टीज अपने कैंडिडेट्स खड़ा करती हैं, उनको टिकट देती हैं, लेकिन जीतता कोई एक ही। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग, ये क्या सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग। इसका मतलब है कि जो जितने भी लोग वोट देंगे, जितने भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए कि 100 लोग रहते हैं, उन 100 लोगों ने वोट दिया, और जिस कैंडिडेट को भी मैक्सिमम वोट मिलेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा, और सिर्फ एक सिंगल कैंडिडेट ही जीतेगा। बात समझ रहे हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग होती है, एक दूसरी वोटिंग होती है बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो है कि इस्तेमाल की जाती है। तो फर्स्ट पास वो मान लीजिए कि 100 लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे वोट देने के लिए। एक अदर एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल तो हो गया 100 लोग हैं, 100 लोग में से ने मैक्सिमम जिसको वोट दिया वो जीत गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 100 लोग एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, और इसमें से मान लीजिए सिर्फ 4 लोगों ने ही वोट दिया। एलिजिबल 100 है, मान लीजिए सिर्फ 4 लोगों ने ही वोट दिया। बात ठीक है। अब किसी कैंडिडेट को 3 वोट मिलेगा, किसी को एक, अगर मान लीजिए जो 3 जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा। इसमें रिक्वायरमेंट नहीं कि 50% मार्जिन, मतलब 50 जो है परसेंट, जो 50 वोट्स हैं वो पाने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। इसमें सिंपल बात ये है कि भैया उसमें जो कैंडिडेट मैक्सिमम वोट्स पाएगा, टोटल वोट्स जो वैलिड वोट्स होंगे, पोल होंगे, उनका जो 50% होगा वो कैंडिडेट जीत जाएगा। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वोटिंग कहता है। अगला पॉइंट देखते हैं, 104th अमेंडमेंट, 104 जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, एबॉलिश्ड द 2 सीट्स दैट वर रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब तक क्या हो रहा था कि 2 सीट्स जो है 543 में से 2 सीट्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा में रिजर्व की जाती थी, लेकिन 104th अमेंडमेंट से क्या हुआ है कि इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, और 104th अमेंडमेंट और क्या हुआ ये देख लेते हैं। The 104th Amendment of the Constitution of India extends the deadline for the cessation of the reservation of seats for members from scheduled caste and scheduled tribes in the Lok Sabha and the State Legislative Assembly by a period of 10 years. 26 जनवरी 2020 को क्या होना था
कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो सीट्स हैं वो रिजर्वेशन उनका एक्सपायर होने वाला था, और ये 95th अमेंडमेंट से ये डेट फाइनल की गई थी कि 26 जनवरी 2020 तक क्या होगा कि जो इनकी रिजर्वेशन सीट्स की जो रिजर्वेशन है उसको वहां तक सीज हो जाएगी। उसके बाद फिर से जो है कि क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, सेंसस होता, पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है, कितने एसटी पॉपुलेशन है, कितनी एससी पॉपुलेशन है, जनरल ओबीसी, बहुत सी चीजें पता चलती हैं। तो उस सेंसस के बेसिस पे क्या होता है कि एसटी और एससी सीटों का रिजर्वेशन जो है बढ़ाया या घटाया जाता। लेकिन क्या हुआ 104th अमेंडमेंट से कि ये इस प्रोसेस को जो जनवरी 2020 में एंड हुआ है, इस प्रोसेस को 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। बात समझ रहे हैं आप? 104th अमेंडमेंट क्या कर रहा है कि जो सीड हुई हैं उनको क्या किया, 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब कि फिलहाल जितनी सीटें अभी रिजर्व हैं उतनी सीटें 10 साल के लिए और रहेंगी। The revision of the seats for the scheduled caste and scheduled tribes was set to expire on 26 जनवरी 2020 as mandated by the 95th amendment but was extended for another 10 years। 10 साल के लिए एक्स्ट्रा सेम नंबर को बढ़ा दिया गया, जो सेम नंबर अभी नंबर उसी को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब देखिए फैक्ट्स देखिए, फॉर 2024 इलेक्शन 968 मिलियन पीपल आर एलिजिबल टू वोट। अभी हमने देखा कि भैया इतने लोग वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, जो कि अभी क्या हो रहा है 150 मिलियन लोग 2019 के इलेक्शन से बढ़ गए हैं। मतलब 2024 में जो लोग वोट देने जा रहे हैं, जितने लोग वोट देने जा रहे हैं, वो 2019 के इलेक्शन से 150 मिलियन ज्यादा लोग हैं। नियरली 5.5 मिलियन 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स, कितनी ईवीएम्स, 55 लाख ईवीएम्स लगभग रफली विल बी यूटिलाइज्ड फॉर मोर देन 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन। कम से कम जो है कि 10 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे। बात समझ रहे हैं? 55 लाख ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होगा, 10 लाख पोलिंग स्टेशन विथ वाइल 15 मिलियन 15 लाख इलेक्शन वर्कर्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए जाएंगे इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए। अब आप इसको इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का जो जनरल इलेक्शंस होता है कितने ब्रॉड लेवल पे होता है, कितना ब्रॉड लेवल पे होता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 55 लाख ईवीएम, 10 लाख पोलिंग स्टेशंस और 15 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, 15 मिलियन पर्सनल इन्वॉल्व होंगे, इनका लेबर इन्वॉल्व होगा इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। जो इलेक्शन ड्यूटी में जिनकी ड्यूटी लगेगी वो, जो सिक्योरिटी पर्सनल होंगे वो। तब इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत का इलेक्शन कितना बड़ा और कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं आज। इंडियाज इलेक्टोरेट हैज ग्रोन मोर देन 5 टाइम्स, मोर देन 5 to 6 टाइम्स इसको कह सकते हैं, मोर देन 5 to 6 टाइम्स फ्रॉम 17.32 करोड़ लोग 1952 के जो पहला हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था 1951-52 का, तो उसमें 17.3 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब इतने लोग एलिजिबल थे वोट देने के लिए, जो कि 5 से 6 गुना बढ़ के 2019 में कितने हो गए थे, 91.2 मिलियन लोग, 91.2 करोड़ लोग, सॉरी मिलियन नहीं करोड़। बात समझ रहे हैं? पहले जनरल इलेक्शन में 17.32 करोड़ लोगों ने वोट दिया, और इस बार नहीं, 2019 में कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, 91.2 करोड़ लोग। 5 to 6 फोल्ड्स इलेक्टोरेट जो है भारत का बढ़ा है, इतनी पॉपुलेशन, इतनी आबादी बढ़ी है भारत की। अप्रोक्सीमेटली 5000 करोड़, कितने, ये जीरो गिन लीजिएगा भैया, ये 10 जीरो लगे हैं 5 के आगे। 5000 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन कंडक्टिंग 2024 इलेक्शन। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली, अभी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 को इलेक्शन कंडक्ट करने में 5000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बात समझ रहे हैं? इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 48% वोटर्स जो होंगी हमारी क्या होंगी, महिला शक्ति, विमेन होंगी। बिहार जो 40 सीटों के साथ है, वेस्ट बंगाल जो 42 सीटों के साथ, और उत्तर प्रदेश जो 80 सीटों के साथ, इनमें क्या होगा, चुनाव सारे जो 7 फेज है उनमें होगा। बात समझ रहे हैं? कई बात है, सीटें ज़्यादा हैं इस वजह से भी कह सकते हैं, सिक्योरिटी रीजन की वजह से कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के रीजन की वजह से कह सकते हैं कि जो 7 फेज होंगे, सातों फेजों में इन स्टेट्स में इलेक्शन होगा। मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज पहले फेज में, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज दूसरे में, ऐसे करते हुए सातों फेज में इन तीनों स्टेट्स में, ये मात्र ये ऐसे 3 स्टेट्स हैं। बाकी स्टेट्स में क्या है कि किसी में 1 में, किसी में 2 में, किसी में 3 में, 5 में, ऐसे हो रहा है। ये पर्टिकुलर 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें सातों फेज में इलेक्शन या वोटिंग होगी। फैक्ट। हाँ, इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस नेशनल एवरेज वोटर टर्नआउट वाज 69.43%, मतलब अप्रॉक्स करें 59.5%, 69.43% लोग का वोटर टर्नआउट था 2019 के इलेक्शन में, जिसका इलेक्शन कमीशन हमेशा इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। पॉलिटिकल पार्टीज को भी जहाँ तक अपील करनी चाहिए, आम जनता के अंदर भी ये माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं भैया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए घर से निकलना चाहिए।
मतलब एलिजिबल तो 100% लोग हैं, 100% मतलब कि ये जो जितने वोटर्स होने वाले हैं, लेकिन उनमें से 69.43% लोगों ने ही वोट 2019 के इलेक्शन में डाला था। और इसमें सबसे अच्छा किया था वेस्ट बंगाल ने, जिसने लगभग 80% के प्लस 81% 82% के आसपास वोटर टर्नआउट वेस्ट बंगाल में देखने को मिला था 2019 में। अब देख लेते हैं भैया मेजर प्लेयर्स 2019-24 के इलेक्शंस के कौन कौन है। ऑब्वियस सी बात है, दो लोग में लड़ाई, जो पहली पिक्चर आपने देखी थी स्लाइड के, उसको देख सकते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया हैज बिकम इंक्रीजिंग बाईपोलर। अब ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम तो देखिए भारत में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अलायंस का सिस्टम होता है, जैसे एनडीए एक अलायंस है, इंडिया एक अलायंस है, तो अब क्या है कि जितनी सिमिलर सोच की पार्टियां हैं या फिर सिमिलर जिनका इंटरेस्ट है पार्टियां का, वो एक साथ क्लब हो जा रही हैं। और जनरली भारत का इलेक्शन अभी कुछ टाइम से हमें बाईपोलर ही देखने को मिल रहा है। मेजर अलायंस इमर्जिंग इंक्यूमेंट एनडीए, एनडीए जो पहले से सरकार चली आ रही है, मोदी जी इसको हेड कर रहे हैं। एट अपोजिशन इंडिया, नॉट मोदी जी हेड कर रहे हैं, मतलब मोदी जी चेहरा है एनडीए का, लेकिन एनडीए को फिलहाल हेड कर रहे हैं अमित शाह। 2014 से अमित शाह इसको एनडीए को हेड कर रहे हैं, लेकिन वो चेहरा कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। एंड अपोजिशन है, अपोजिशन में एनडीए कौन चेहरा है पता नहीं, किसी को नहीं पता अभी। खड़गे साहब क्या है, कांग्रेस के फिलहाल अभी प्रेसिडेंट हैं, तो उनका चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा भाई भगवान जाने। इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। 6 नेशनल पार्टीज, कितने? 6 राष्ट्रीय पार्टीज, 6 नेशनल पार्टी, इनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। भारत में भी सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आर कंटेस्टिंग 2024 इलेक्शंस। ये कौन कौन सी पार्टियां हैं? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि एनसीपी से अलग होकर बनी है, और आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को भी रिसेंटली ही अभी नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, और तृणमूल का जो है कि नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। विद ऑल एक्सेप्ट द बीएसपी बीइंग अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द अलायंस। ये जो आपको सारी पार्टियां दिख रही हैं, बीजेपी ऑब्वियसली बात है एनडीए को हेड कर रही है, और बाकी ये जो आईएनसी हो गई, सीपीआईएम, एनपीपी, आप ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है कि किसी न किसी अलायंस में सारी पार्टियां हैं। बस बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि अभी किसी अलायंस में नहीं है, ना इंडिया गठबंधन में है, ना वो एनडीए में है। बाकी पार्टियां किसी न किसी अलायंस में हैं। अब देखिए यहां पे हमने देखा है कि 6 नेशनल पार्टीज कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन में, लेकिन हमें ये देखना है ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल पार्टी की क्राइटेरिया क्या होती है। नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया बनना मतलब सिर्फ 6 पार्टियां ही क्यों है? पार्टियां तो हम तो इतनी सुनते हैं, जैसे आपने ये 6 नाम देखे आपने भाई, और नाम भी छोड़, आप सोचेंगे कि भाई बाकी नाम कहाँ गए? समाजवादी पार्टी कहाँ गई, एनसीपी कहाँ गई, तृणमूल कांग्रेस कहाँ गई? बात समझ रहे हैं? लेकिन ये सिर्फ नेशनल पार्टी है, तो ऑब्वियसली बात है कोई क्राइटेरिया डिसाइड किया गया होगा कि भाई नेशनल पार्टी किनको कहा जाएगा। और ये क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन। सोल अथॉरिटी किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास है, जो चुनाव आयोग है उसके पास है। अकॉर्ड्स टू नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। नेशनल लेवल की पार्टीज के लिए, राज्य स्तरीय पार्टी के लिए, स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया तय किए गए हैं। उन क्राइटेरियाज को जो मैच करता है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या राज्य स्तर की पार्टी कहलाती है। अब हम देख लेते हैं कि भैया क्राइटेरिया आखिर नेशनल पार्टी के लिए है क्या। A registered party is recognized as a national party only if it fulfills any one of the 3 conditions. ये 3 कंडीशंस हैं। इन 3 कंडीशंस में कोई एक अगर फुलफिल करती है कोई पार्टी, तो वो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए रेडी है, वो नेशनल पार्टी का स्टेटस प्राप्त कर सकती है। पहला कंडीशन क्या है? द पार्टी विंस 2% ऑफ द सीट्स। कितने परसेंट? 2%, अप्रोक्स 11 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। कितनी सीटें? 11 सीटें किसकी? लोकसभा की। कहां से? 3 डिफरेंट स्टेट्स। ऐसी बात नहीं कि उत्तर प्रदेश से आप 11 सीट जीत गए तो आप कहेंगे कि आप राष्ट्रीय पार्टी हो गए। नहीं, 3 अलग अलग स्टेट से आपको कंबाइंड 11 सीट जीतने होंगे। मान लीजिए मध्य प्रदेश से आप 4 सीट जीत गए, आप छत्तीसगढ़ से मान लीजिए कि 3 सीट जीत गए, 7 हो गई। आप उत्तर प्रदेश से 4 सीट जीत गए, तो आप मिला के कितने टोटल सीट आपके पास हो गई? 11 सीट हो गई, और 3 डिफरेंट स्टेट्स हो गए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। 2% ऑफ सीट है ये। फिर करंट सीट के हिसाब से 11 सीट है ये। अब मान लीजिए कि आगे चल के लोकसभा सीट जो है कि मान लीजिए कि बढ़ के 600 हो जाती है, तो 600 का 2% काउंट होगा। फिर बात समझ रहे हैं? 11 सीट नहीं रह जाएगी, वो 600 का फिर 2% काउंट होगा। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? एट ए जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी पोल्स
6% ऑफ वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एंड इन एडिशन इट विंस 4 लोकसभा सीट्स। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें पार्टी कोई पार्टी उसको 6%, कितने 6% वोट्स मिले, कहां कहां से, 4 स्टेट से, 4 डिफरेंट स्टेट से। यहां पे 3 डिफरेंट स्टेट्स दिखाया गया है, यहां पे 4 डिफरेंट स्टेट से एटलीस्ट 6% वोट अगर आपको मिल रहा है और उसके साथ साथ आपके पास 4 लोकसभा सीट भी होनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि ये लोकसभा सीट 4 अलग अलग राज्यों से हो, नहीं, किसी एक राज्य से भी हो सकती है। 4 लोकसभा सीट, 6% ऑफ टोटल वोट और 4 डिफरेंट स्टेट से अगर आपको प्राप्त हो रहा है तब आप एक नेशनल पार्टी कहलाने लायक हो सकते हैं, आपको दर्जा मिल सकता है। थर्ड कंडीशन क्या है? द पार्टी गेट्स रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। अगर स्टेट पार्टी का दर्जा आपको 4 राज्यों में मिल गया तो आप एक नेशनल पार्टी कहलाने के एलिजिबल हो गए। अब स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया अलग होगा, तो इसको किसी सेपरेट वीडियो में हम समझेंगे कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा किस तरह से दिया जाए, उनका रिकॉग्निशन किस तरह से होता है। आप समझिए, पहली कंडीशन आपको समझ में आई, 11 सीट्स मतलब 2% सीट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स। अगला है 6% वोट 4 डिफरेंट स्टेट से, और साइड बाय साइड 4 लोकसभा सीट भी होनी चाहिए। और तीसरा है कि 4 राज्यों में आप स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हो, तब आप एक नेशनल पार्टी कहला सकते हैं, तब आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज करेगी। एक फैक्ट और देखते हैं क्या लिखा है। करंटली भारत में 57 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त की हुई हैं। 57 पार्टियां हैं जो कि राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा जिसको इलेक्शन कमीशन ने दिया है। एंड देयर आर 2597 2597 अनरिकॉग्नाइज पार्टी, ऐसी पार्टीज हैं जो कि ना इनके पास अभी स्टेट का दर्जा भी नहीं है, इनके पास अपना अपना डिफरेंट सिंबल है, जो इलेक्शन कमीशन इशू करता है वो सिंबल इनके पास है। तब आप ये देख सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी में मतलब कि 2024 में आप ये देख सकते हैं कि अप्रॉक्स जो है आपको टोटल जो है 3000 के आसपास जो है पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। 3000 पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगी। बात समझ रहे हैं कितना वाइब्रेंट और कितना जो है कि बड़े लेवल पे जो है ये चुनाव भारत का ये होने जा रहा है, या हमेशा से होता है। कितने बड़े स्केल पे ये चुनाव हो रहा है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 3000 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, 5000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बात समझ रहे, 15 लाख लोगों की ड्यूटी लग रही है, 10 लाख पोलिंग स्टेशन बने हैं, 55 लाख ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, 44 दिन का पूरा ये क्राइटेरिया है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो भाई 16 मार्च से ही लग चुका है, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होते हैं उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, MCC। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्जैक्टली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी से कुछ एक्टिविटीज़ पे, कुछ गतिविधियों पे रोक लगा दी जाती है। प्रचार करने पे, बैनर्स पे, पोस्टर्स पे, पब्लिक मीटिंग्स पे कई तरह की प्रतिबंधें इलेक्शन कमीशन लगाता है ताकि वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ आप, वोटर्स अपने बुद्धि से, अपने विवेक से चुनाव करें। इसलिए मॉडल ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर न्यूज़ पेपर में आप पढ़ते होंगे कि किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी पर आरोप लगाया कि भाई आचार संहिता का क्या वो उल्लंघन किया। यही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता। आप समझ रहे हैं? इस पर कभी फर्दर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो टुडे आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो प्लीज़ बताइए मुझे। भारत एंड बियॉन्ड पे लगातार जुड़े रहिए, ऐसे फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन लेके मैं आता रहूँगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस फैक्ट्स, इफ़ यू लाइक द प्रेजेंटेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो गाइस, मिलते हैं। ये पार्ट 1 था वीडियो का। पार्ट 2, 3 जितने भी हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस को लेके, टोटल ओवरऑल इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन भारत का हो रहा है उसमें कोशिश पूरी ये रहेगी कि आपको कोई फैक्ट और फिगर ना छूटे। पॉलिटिकल पार्टी से लेके, इलेक्शन कमीशन से लेके, एजेंडा से लेके, मोटो से लेके, हर चीज़ कोशिश की जाएगी डिस्कस करने की। ये पूरा एक सीरीज इलेक्शंस को लेके चलेगा। ये पहला पार्ट था और फर्दर हम आगे इस पर डिस्कस करते रहेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू।